बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम सियासत बखैर के साथ मैं हूं उसामा इजाज। नाज़रीन, पाकिस्तान के सारे मसाइल एक तरफ, लेकिन महंगाई का मसला, महंगाई का दुख अवाम को मुसलसल खाए जा रहा है। तनख्वाहदार तबका जो कि हमेशा से महंगाई में पिसता चला आ रहा है, इस दफा कारोबारी तबका भी बड़ी बड़ी बुरी तरह इस चीज से मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई की रेशो जो कि 31.6% से क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत एक दिन में 18.98 रुपए बढ़ने के बाद पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह इंट्रा बैंक में 285 रुपए हो गई है, जो कि मार्केट में डॉलर 300 रुपए का भी नहीं मिल रहा। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइजेशन का शिकार है। अशिया खुर्दनोश की कीमत अवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। अभी अभी IMF ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक अगर पाकिस्तान को $3 अरब के ज़खायर स्टेट बैंक में नहीं देंगे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। इन सब सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन असद नबी साहब और मरियम मुसद्दिक साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। तो असद भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान 75 सालों में पहली दफा माशी बुरान का शिकार है, तो आपकी नजर में क्या इन सब हुक्मरानों को मिल बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जस्ट टू लेट यू स्टैंड करेक्टेड, 75 साल में पहली दफा नहीं, 75 साल से हम माली इतनी और बुरी माशी सूरत-ए-हाल। बुरी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा है कदर नो, अगर कंपेयर किया जाए 75 साल के एज कम्पेयर टू 75 ईयर्स अहेड और बिफोर। लेकिन बात ये कि पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं ये सियासतदानों ने तय करने होते हैं। अब जिस नहज पे सियासतदान इन पाकिस्तान के मामलात को ले गए हैं, इंपोर्ट्स आपकी क्लोज्ड हैं, LCs आपकी क्लोज्ड हैं, डॉलर के 3 रेट हैं, ओपन मार्केट में है, इंटर बैंक में है, ब्लैक मार्केट में है। दोस्त ममालिक ने जितने पैसे देने थे वो भी हमें दे के थक गए। अब जब दोस्त ममालिक भी हमें पैसे देते हैं वो भी IMF बन के ही हमें पैसे देते हैं कि पहले ये एक शर्त पूरी करें, फिर ये शर्त पूरी करें। पाकिस्तान के जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे या जितने भी हमारे एसेट्स थे बैरून मुल्क के, हमारे मुल्क के अंदर, उसको हम बेचने की कैफियत तक आ गए। हर चीज हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। सियासतदानों का मजाक अपनी जगह है, जो हमारे हुक्मरान है उनके पास कोई मौशी पॉलिसी नजर आती, इलेक्शंस हमारे सर पे आए खड़े, एक केओस हमें नजर आता है। और आपकी बात दुरुस्त है कि 75 साल में पाकिस्तान के जैसे भी हालात थे, इतने बुरे हालात नहीं थे। आज इन हालात में आ गए हैं। अब महंगाई के जो आपने शुरू में स्टैट्स बताए, बिल्कुल आपने दुरुस्त स्टैट्स बताए। अभी तो महंगाई का जो तूफान हम हर 10 दिन के बाद कहते हैं, पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो गया, बिजली के ऊपर टैरिफ्स लग गए, सब्सिडीज कैंसिल कर दी गई हैं, लोन्स हमें मार्कअप आप देख लें 20% पे स्टेट बैंक में हमें मार्कअप मिल रहा है। तो ये वो तमाम तर शर्तें जो बाकायदा तौर पे IMF ने हमें दी हैं। अब IMF के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली IMF जब किसी मुल्क में जाता है तो वो मुल्क के हालात को देख के जाता है और उन्हीं मुल्कों में जाता है जिन मुल्कों के हालात खराब होते हैं। और हमारी तो खुशकिस्मती हमारे पास वो 23 दफा है और 23 दफा ही हमने उनको बहुत खुश करके भेजा। जो मामला हमारे उनके साथ तय पाए हैं या तय पाने, उसको आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहें या हमारे फाइनेंशियल मेमोरेंडम कहें, वो साइन होते 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 हमारी कमर टूट गई है। अमूमी तौर पर यह होता है कि जब आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उसके बाद आप इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज मेरा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है IMF के साथ, इसके बाद मेरी महंगाई बढ़ेगी, इसके बाद मैं अपना इंटरेस्ट रेट जिसको 16 से अगर मैंने 20 पे लेके जाना है। लेकिन जब डार साहब पाकिस्तान आ रहे थे, जब उन्होंने अपना हलफ उठाया तो उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत की असल कदर 200 रुपए है, इससे भी नीचे होनी चाहिए और ये दिनों में नीचे आएगा, हफ्तों से बड़ी बहुत दूर की बात है। तो आज डॉलर 300 रुपए का भी मार्केट में नहीं मिल रहा, 325, 330, 340 का फरोख्त हो रहा है। तो डॉलर साहब की, अब जिन्होंने इनकी बात सुन के उनको आने दिए, मैं तो डार साहब की इकोनॉमिक्स का तो मैं बहुत पुराना फैन हूं। डार इकोनॉमिक्स बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के रिजर्व जितने भी उसके ऊपर पैसा उठाओ और मार्केट में पैसा फेंक दो, आपका डॉलर खुद ब खुद आ जाता है। इस दफा उनकी खुशकिस्मती ऐसी कि हमारे रिजर्व बिल्कुल एंड हो पड़े थे, फॉरेक्स एक्सचेंज, और जो वापस आए थे। देखें, पाकिस्तान में नारा, एक एजेंडा होता है, एक प्रोपेगेंडा होता है और एक नैरेटिव होता है। इन 3 चीजों के इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमती है। अगर आपने किसी को डिक्लेयर कर दिया कि ये भाई पाकिस्तान का दुश्मन है, ये पाकिस्तान का एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है या पाकिस्तान के मुखालिफ काम कर रहा है, भले ही वो जितना मर्जी पाकिस्तानी हो, अगर आप अपने नैरेटिव को बेचने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान विल बाय इट। डार साहब का भी यही मामला था। डार साहब वापस आए तो एक फिजा बनाएगी कि जब डार साहब आएंगे, डार वर्सेस इकोनॉमी होगा और डार वर्सेस डॉलर होगा, डार डॉलर को मात दे देगा, उसके बाद डार जीत जाएगा, रुपया डॉलर 185 पे आ जाएगा, 160 पे आ जाएगा, पेट्रोल इधर चला जाएगा, दोस्त ममालिक हमारे साथ वापस लाइन पे आ जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ। डार साहब आज, बल्कि आप उनकी पार्टी के रहनुमाओं को उठा के देख लें, मिफ्ता इस्माइल को छोड़ें, ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे जो नून लीग के बड़े इंटरनल मैटर्स में हर मुश्किल अच्छे वक्त में उन्होंने साइड हमेशा नून लीग की ही लेनी है। कभी उनका मैंने नहीं देखा कि अनबायस्ड उन्होंने कोई नैरेटिव रखा हो। लेकिन इस दफा वो कहने पे मजबूर हो गए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है। हमें क्यों नहीं समझ आती कि इस बात की कि जो डार, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, हमने उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालने के लिए दी हुई है। इकोनॉमिक मैटर्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे संभाल सकता है, मुझे बताएं। तो हमारा जो
माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। डार वर्सेस इकोनॉमी की बात करते हैं, डार वर्सेस डॉलर की बात करते हैं। आपके अगर आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 16-17 बिलियन डॉलर पड़े होते तो डॉलर ने आ जाना था 185 पे भी आ जाना था, 160 पे भी आ जाना था, लेकिन उसका सिंपल मेथड है कि आपने फॉरेक्स से पैसा उठाना है, डॉलर उठाना है और मार्केट में फेंकना है। अब तो हमारे पास पैसे नहीं है, कितने 3 बिलियन डॉलर्स भी नहीं है, और चाइना ने अभी थोड़े से 1.7 बिलियन डॉलर्स दे दिए हैं। IMF मजीद, आपने जैसे कोट किया कि 3 बिलियन डॉलर मजीद मांग पड़े वो बैरूनी ममालिक के ही हैं, हमारे पास कर्ज के ही पैसे ना। पहले वो जो 16-17 बिलियन डॉलर भी पड़े थे वो भी अपने कौन से, अपने तो हम तो खसारे में। यहाँ पे भी ख्वाजा आसिफ की बात की कि उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुका है, और मिफ्ता इस्माइल साहब भी ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन कल परसों इस हाल डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा, जो डिफॉल्टेशन की बात कर रहे हैं ये एंटी पाकिस्तान है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो एक ऐसे मनसब पे बैठा हुआ है जिसकी मिसलीड करने की वजह से पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फोरम्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसको धोखे में रखा जा रहा है। देखिए, मैं अगर आपको बता दूं ना, या एग्जांपल दी जाए, एक पेशेंट को बता दिया जाए यार तेरे दिन कम रह गए हैं, तूने जो करना है तू कर ले, वो अपने घर वालों को सेट कर देगा, उसके गले में जितने पैसे पड़े होंगे बच्चों में बंटवारा कर देगा, उसने मरने से पहले जो जो करना है वो कर लेगा। लेकिन एक पेशेंट को मैं ऐसी दिलासे में रखूं जी तुझे कुछ नहीं हुआ, अभी तूने 200 साल 300 साल जीना है, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया था, अल्लाह ताला ने तुम्हें आगे लेके जाना है। बात तो ठीक है मान की हद तक, लेकिन प्रैक्टिकली आप क्या करें? हमारी बिजनेस कम्युनिटी को मिसलीड किया गया। जिस बंदे ने, देखे, पाकिस्तान को जो भी मुल्क चलाता है वो हुक्मरान से ज्यादा हमारी बिजनेस कम्युनिटी चलाती है। ट्रेड पे डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे रॉ मटेरियल 185 पे ले रहा हूं और अगले दिन उसका रेट डॉलर का 200 पे चला गया है, 2 दिन बाद 220 पे चला गया, फिर 210 पे वापस आ गया, मैं कैसे कारोबार कर सकूंगा आपके साथ? कारोबार इज ऑल अबाउट मैथ्स। आपकी मैथ्स अगर आपकी ऊपर से खराब हो रही तो मैं तो आपके साथ कारोबार नहीं कर सकता। व्हाट डार डिड इज, डार साहब ने ये काम किया, एक नैरेटिव बनाया कि जब मैं वापस आऊंगा तो डॉलर 200 से कम चला जाएगा। देखिए, थोड़ी बहुत तो फ्लक्चुएशन होती है, स्टॉक मार्केट नहीं है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है। कम नहीं चला जाएगा, उन्होंने कहा डॉलर की असद कदर जो है ना वो 200 से कम है। ये तो बिल्कुल ही गलत मैथ है ना। मैं आपके डॉलर की जो कदर, जो डॉलर का रेट डिसाइड होता है वो होता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ गोल्ड को रिलेट करके। आप अमेरिका का डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, अमेरिका में जो 1 तोला सोना है वो $700 है, और आप उसको 185 के साथ भी ज़र्ब दे दें तो हम मतलब कि अमेरिका से भी सस्ता डॉलर दे रहे हैं। जिस मुल्क में डॉलर बन रहा है उससे भी सस्ता हमारे मुल्क में गोल्ड है। ये तो मैथ ही नहीं फॉलो की जाती। तो बहरहाल हमारे सियासतदान ने, जैसे पहले पाकिस्तान की अवाम है उनको अनपढ़ रखा है और उनको शऊर ही नहीं आने दिया, तो जाहिर सी बात है सवाल का तो फिर सवाल। ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तो मैं मरियम साहिबा की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस दहाने में खड़ी हुई है, क्या आप समझती हैं कि सारा कसूरवार मौजूदा हुकूमत ही है? देखिए सर, अभी जैसा आपने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी, बहरान कोई भी हो, सियासी हो, समाजी हो, इखलाकी हो या मौशी हो, उसने अपनी पीक दिखानी होती है। हमें इस तरह, जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि हमें धोखे में रखा जाता है कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कि आप कोई पॉलिसी ना बना लें, आप कोई फाइनल डिसीजन की तरफ ना मूव कर रहे हैं कि जी हमारा मुल्क मोजे की तरह बना है, मोजे की तरह चलेगा। आपने अपने इकोनॉमिक गंद के ऊपर, अपनी इकोनॉमिक डर्टीनेस के ऊपर हमेशा कंबल डाले रखा है। अब वो चीजें इतने सालों बाद विजिबल होकर आपको नजर आने लगी हैं। सो अब हम आते हैं डॉलर की तरफ। सर, ये जो डार साहब की इकोनॉमिक्स थी, ये बिल्कुल हवा बेस्ड इकोनॉमिक्स थी, यानी आने से पहले एक ऐसी हवा क्रिएट कर दी जाती है कि ये आ जाएंगे तो ये होगा। आपकी आवाम, आपका बिजनेसमैन इन अनकॉन्शियसली उनको रिलेट करना शुरू कर देता है आपस में। इकोनॉमिक्स इस तरह नहीं चलती, ये प्रैक्टिकल थ्योरीज, प्रैक्टिकल ग्राउंड की गेम है। ठीक है, आपके मुल्क के अंदर बेसिकली एक तो डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है, दूसरी और बड़ी वजूहात है, आपके मुल्क के अंदर बेयकीनी बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है। यानी आप आज प्याज टमाटर लेने गए हैं तो आप कल जाएंगे तो उसके अंदर वेरिएशन आई होगी। इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर दुनिया आपके साथ ताउन नहीं करती। गैर यकीनी सूरत हाल को सोल्व कैसे किया जाएगा? जी सर, मैं उसी तरफ आ रही थी। इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल हो तो दुनिया आपके साथ हाथ नहीं मिलाती, वो आपके साथ ताउन नहीं करते। बिजनेसमैन तबके का आपके ऊपर से एतबार उठ जाता है, आपकी आवाम को और बड़े मसाइल होते हैं, उनका भी वोट के ऊपर से एतबार उठ जाता है। आपकी गवर्नमेंट अभी गेस्ट गवर्नमेंट है, कुछ नहीं पता आज है सुबह नहीं है, सुबह है तो आज नहीं है। अब इस गेस्ट गवर्नमेंट के साथ अगर कोई पॉलिसी बनाए या कोई दोस्त ममालिक ताउन करे या बातचीत करें तो वो क्या करें? आप इस बात को भी मद्देनजर रखें कि स्टेबिलिटी, आप मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए, उसके बाद आप भाग दौड़ करें। अब आप भाग दौड़, आपने शुरू में कोई इस बहरान को पकड़ा नहीं, आपने पॉलिसी बनाई नहीं, आपका मुल्क अल्लाह तवक्कल चलता रहा। आपने कहा ये गवर्नमेंट गेस्ट गवर्नमेंट है कि इस गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि हम गवर्नमेंट ले रहे हैं तो मुल्क की मैशियत इस कदर खराब हो जाएगी। नहीं सर, गवर्नमेंट में जब कोई आता है तो वो इसी मुल्क में रह रहा है, वो न्यूज सुन रहे होते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ होते हैं।
लेकिन गवर्नमेंट जब आप आ जाते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि फिर हमारे अंदर वो जो कुर्सी बचाने की धक्कम पेल है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो आपका फोकस है ना, वो तालीम, इकोनॉमिक्स, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी तमाम चीजों से हट जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अब जो सूरत हाल है, दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम बिल्कुल 50 साल पीछे इस मुल्क को घसीटते जा रहे हैं। हर शख्स ये कहता है कि मैं इस मुल्क के साथ मुखलिस हूँ, मुल्क फिर नहीं चल रहा। सो आपके पास थिंक टैंक नहीं है, इकोनॉमिक एडवाइजर्स नहीं है, और आपके मुल्क के अंदर अगर आप माइक्रो लेवल के ऊपर देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक कमाने वाला है, खाने वाले 10 हैं। ठीक है, तो आप अपने मुल्क को खुद कफील करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ इसको लेके आए, और उसके बाद आपके मैक्रो लेवल के जो मसाइल हैं, ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो खसारे हैं, ये जो ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम है, बीओपी की प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। गवर्नमेंट को भी ये समझ नहीं आ रही कि मैंने पकड़नी चीज कहाँ से है। ठीक है, मरियम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। असद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत इस जो डिफॉल्टेशन के दहाने पे खड़ी हुई, इससे बाहर निकल आए? पहले तो हुकूमत को इकोनॉमी और अपने आप को ओन करना चाहिए। आज के जो हमारे वजीर खजाना है, अगर वो पिछली हुकूमतों पे डालते रहेंगे, या जो आने वाले हमारे वजारत खजाना का मनसब संभालेंगे वो उनसे पिछली हुकूमतों पे डालते रहेंगे, तो इकोनॉमी को कोई नहीं ओन करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दो तबके हैं। एक जो आपकी हुकूमत में बैठा है, उनकी इकोनॉमी और उनकी सियासत मुख्तलिफ है, वो रियलिटी बेस्ड बातें करते हैं जी, ये कुछ हो गया, ये मसाइल हो गए। जो ऑपोजिशन में बैठे हैं वो बिल्कुल जी सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं कि जी इसका मसले का हल हमारे पास है। जैसे ही वो आपके ऑपोजिशन वाले हुकूमत में आएंगे तो वो एक रिवर्स गेयर मार लेंगे, और ये लूप होल बार बार चलता रहा है। देखें, लूप होल्स का हमें भी पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो बैठे हैं, कॉमर्स में जो बैठे हैं, हम टेक्स्ट बुक पकड़ लें इकोनॉमी की, हमें सोल्यूशन सारे पता लग जाएंगे। डेफिसिट्स का पता लग जाएगा, एनर्जी हमारा डेफिसिट है उसका पता लग जाएगा, ट्रेड डेफिसिट का पता लग जाएगा, सबसे बड़ा जो हम जिसे ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं उसका पता लग जाएगा। लेकिन मसला यहां पे ये आता है कि इसको सॉल्व कौन करेगा, क्योंकि बार बार इन हुकूमतों को चांसेस मिल चुके हैं। फिर क्या वजह बनी कि अभी तक ना ये सीख सके हैं, ना ये इंप्लीमेंट कर सके हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर ना एक फंडामेंटल क्राइसिस है। फंडामेंटल क्राइसिस ये कि भाई जो हमारे यहाँ कार्टेल्स बन चुके हैं, जो यहाँ पे मोनोपोलाइज किया जाता है चीजों को, जदीद दौर से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप आज डिसाइड कर लें कि आपने बलूचिस्तान को एक्सप्लोर करना है, वहां से एनर्जी भी निकालनी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी एम्प्लॉय करना है, यूज करना है, आपके पास दरारें बड़ी हैं, आपको बलूचिस्तान क्रॉस ही नहीं करने दिया जाएगा। एक तो उसकी इंटरनल इतने डिसबैलेंस है, उसके अलावा उसके अंदर बड़े चैलेंजेस है। कालाबाग डैम की बात करते हैं, ये वो चीजें जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये सारी क्यूमुलेटिवली अगर सही होने लग जाए तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ जाएगा। लेकिन कोई हुकूमत इसको ओन तो करे। इसमें रिकावट क्या चीज है जो नहीं ये चीजें करने? रुकावट विद इन द स्टेट विद इन द स्टेट रुकावट है, सियासतदानों का लैक ऑफ विजन रुकावट है। अगर उन्होंने सियासत को बचा के रियासत को दाव पे लगाना है तो वो रुकावट है। बार बार IMF के पास जाना, कशकोल लेके जाना, ये रुकावट है। फॉरेन एड पे डिपेंड करना, ये रुकावट है। खुद कफील ना होना रुकावट है। एंटी करप्शन नैब के केसेस में हुकूमतों को आप एक दूसरे को अंदर डालना रुकावट है। इंस्टेबिलिटी रुकावट है। वो रुकावटें तो बहुत सारी हैं और ये हमसे बेहतर वो लोग जानते हैं जो उसमें फंसे हैं। बात का सिलसिला जारी रहेगा। हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक में जाना होगा, तो नाज़रीन हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना होगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। असद साहब, बात हो रही थी यहाँ पे पाकिस्तान की मईशत पर। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पंजाब में इलेक्शंस हो, KP में भी इलेक्शंस हो। इस फैसले के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने ट्वीट्स की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉलर की जो बुलंद तरीन सतह इस फैसले के बाद गई है। तो आप ये कितना समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत इतनी खराब हुई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डॉलर 18.98 रुपए बढ़ गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ डॉलर का तो कोई लेना देना नहीं। विद इन दो, लेकिन उन्होंने कनेक्ट किया ना इसको, तो हुकूमत यही कहेगी ना कि डॉलर का फैसला क्योंकि उनके हक में फैसला नहीं किया, उनके पास फेस सेविंग नहीं है, तो उन्होंने यही कहना जी इमरान खान की वजह से किया। देखें, वजूहात तो बहुत सारी निकल सकती है। असल वजह तो ये कि हमारे जो हालात हैं, हमें कुछ पैसे चाहिए, हमें एक हाथ पल्ला पकड़ाने वाला इदारा चाहिए। IMF वो एक हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट है। देखें, IMF से हमें मैक्सिमम $1.5 बिलियन मिलने जो 9th रिव्यू के बाद हमें मिलने थे। मकसद 1.5 बिलियन का ये नहीं कि हमारे से खसारे खत्म हो जाएंगे या हमारे चार चांद लग जाएंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि जब IMF हमारे सर पे हाथ रखेगा, इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा हम पे वापस कॉन्फिडेंस गेन करने का एक मौका मिलेगा। दोस्त मुमालिक हैं, हम उनके पास कुछ जाने जोगे होंगे, कुछ कहने जोगे होंगे कि जी हमारे साथ IMF का एक मुआहदा चल रहा है, तो आप भी हमारे साथ कोलैबोरेट करें और मामलात आगे चले। हमारी जरूरत बन चुका है। फैटफ के मामलात हैं, वर्ल्ड बैंक के, ये तमाम तर इदारे IMF के अंडर ही आते हैं, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं। तो हमें एक की चाहिए थी
और की हमें IMF की सूरत में ही मिलेगी। अब IMF ने जो शराइत रख दी, जो मैंने शुरू में बात की थी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले कभी भी पाकिस्तान के अंदर शराइत को नहीं पूरा किया जाता, शराइत को बाद में पूरा किया जाता। पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं, जी ये हमारे मुआहदे हैं, इस मुआहदे पे हम अमल दरामद करेंगे। मुआहदा का क्या मतलब होता है कि इस पे अमल दरामद किया जाएगा। यहाँ पे हम पहले ही उस पे प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत को इस तरह के जो मिस एप्स हैं शायद सूट ही कर रहे हैं। अगर डॉलर आज फ्लक्चुएट करते हैं और इमरान खान के हक में फैसले आते हैं तो ये एक नैरेटिव है जिसको ऑफ कोर्स नून लीग अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है कि जी देखें इमरान खान की नाअहली है। डॉलर को इमरान खान तो नहीं ना बढ़ा रहा, वो तो हुकूमत की पॉलिसीज की वजह हमें से तो पता नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग की बात ये तो इमरान खान भी जैसे डाल देता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे जो हुकूमत होती है उसको सारी चीजें सही मसले नजर आ रहे होते हैं, जी इसका मसला है, इसका मसला है, पिछली हुकूमत का मसला है। ऑपोजिशन वाला जो बंदा होता है कहता है जी सारे मसले का हल मेरे पास है और सारे मसले का जो जड़ है वो हुकूमत है, क्योंकि वो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है। आज इसी ऑपोजिशन लीडर को आप हुकूमत में आके बैठा देंगे, वो अपने आप की फेस सेविंग करेगा, वो फिर ऑपोजिशन में वार करने लग जाएगा। ये वो एक नेवर एंडिंग लूप होल है जिसको हमें माइनस करके, जिसकी आपने भी बात की थी शुरू में, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाना चाहिए। लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी वोंट बी द ओनली सोल्यूशन, इससे बढ़ के आगे बात करनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में ये नहीं होगा कि आपको मैं 5 साल दे देता हूं और आप जो करना चाहें करें। फंडामेंटल चेंजेस चाहिए। मेरी नजर में अगर आप हल मेरे से पूछेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे हो सकती है, तो वो एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसके अंदर तमाम तरह, जिसको आप सेक्युलर पाकिस्तान कहते हैं, सेक्युलर पाकिस्तान के अंदर हर तबका फिक्र, मर्द, औरत, खवातीन, दूसरे जितने जेंडर्स हैं सबका एक एक रोल हो, तमाम तर स्टेक होल्डर्स इसके अंदर हो और हम अपने आप पे खुद कफील हों, बाहर से पैसा मांगना बंद करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे मुल्क में क्या है, हम उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जाएं। बहुत सारी ऐसी चीजें, देखिए मेरा डिस्कस करना यहाँ पे इसलिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि आई डू बिलीव कि जो लोग इन मनसब पे बैठे हैं वो मेरे से बेहतर इकोनॉमी को समझते हैं। इंप्लीमेंटेशन का मसला आ रहा है उनपे। देखें आपने एक काम करना है, अगर आपकी नीयत होगी तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन आपका प्रायोरिटी कुछ और है तो आपको वो काम आता भी होगा तो आप जान के काम खराब करेंगे। और सेम गोस कि आज अगर डॉलर की तबीयत खराब चल रही है डार साहब की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये चीज इनको सूट करती है बिकॉज नैरेटिव बिल्डिंग में ये इनको काम आएगी। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने 30 अप्रैल का टाइम दे दिया। क्या 90 दिन में आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? अब तो होंगे जी इलेक्शंस, अब तो कोई वे आउट नहीं नजर आता। लेकिन रुकावटें नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी हो जाएगी और ये नून लीग तो चाहेगी कि रुकावट बने। लेकिन टाइम तो बहुत है, 30 अप्रैल को अभी आते आते टाइम लग जाना है, उसके दौरान बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन 4 डेज पहले शेड्यूल देना होता है, अभी तक शेड्यूल भी आ जाएगा, इस हफ्ते शेड्यूल आ जाएगा। जब शेड्यूल आएगा तब मामला जरा थोड़े और मजीद क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस आपके हो जाएंगे। मैं मरीम साहबा की तरफ जाऊंगा। मरीम साहबा, वजारत खजाना ने इनकार कर दिया, वजारत दिफा ने इनकार कर दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वजारत खजाना ने कहा मैशत बहुत कमजोर है, इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले के बाद क्या आप देख रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं केपी और पंजाब की असेंबली में कि नहीं हो रहे? सर इलेक्शंस देखें, अगर तो मुल्क में कोई कानून है तो फिर उससे बालातर कोई नहीं। उन्होंने जो वर्डिक्ट दे दिया है, तमाम सियासी जमातें जो हैं उसकी पाबंद हैं। अगर उन्होंने कहा इलेक्शन होने चाहिए तो होने चाहिए। अगर वो नहीं करवाएंगे इसकी जद में कौन आएगा? इसकी जद में आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है उसके अंदर अनसर्टेनिटी आएगी। आपका आम आदमी आएगा जो अभी तक हुकूमत की तरफ देख रहा है कि शायद मेरा किसी को ख्याल आए, कोई मेरे लिए पॉलिसी बनाए, कोई मेरे लिए हालात की लगाम को अपने हाथ में पकड़े। तो आप अगर नहीं करवाएंगे तो गैर यकीनी सूरत हाल, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ब्लेम गेम का एक कल्चर है हमारे यहाँ पे कि ये इसकी वजह से हुआ है और ये इसकी वजह से हुआ है। आप ये समझें कि ये मसाइल हमारे ही पैदा करता है। कुर्सी पे हम बैठे रहे हैं, आम आवाम के नुमाइंदे बन के हम आए थे, तो अगर हम इन्हें कुछ डिलीवर नहीं कर सके तो ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है। सो आप अगर इलेक्शंस हो या ना हो, जो भी जमात इक्तदार में आती है अगर हो भी जाए तो फिर भी उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं और लोगों को अब काफी हद तक इस चीज का शऊर भी आ चुका है। क्योंकि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये खुद आके मीडिया पे कहते रहे हैं कि अदालत जो है उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, वो कोई फैसला दे तो ऐसा होना चाहिए कोई उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट ना करे। तो फिर वजह ये है कि जब वो आपके हक में आ जाए तो वो अच्छा है और आपके अगेंस्ट आ जाए तो वो बुरा। आपने यहाँ ब्लेम गेम की बात की, तो ब्लेम गेम में सारा कसूरवार पीटीआई है कि ये सभी इसके? सर ये सब हैं। इसके अंदर कोई मसले को, लोगों को ओन नहीं करता। हमने हमारी जो कुर्सी है इक्तदार की उसको म्यूजिकल चेयर बनाया। देखें अगर आप समझें पॉलिटिक्स क्या है तो वो अवाम की खिदमत है। इक्तदार आला अल्लाह की अमानत है। कोई एक शख्स जो है वो नुमाइंदा बन के आगे आएगा और इस ताकत को, इस इक्तदार को एक्सरसाइज करेगा लोगों की फलाह बहबूद के लिए। ठीक है। और वो जो है अपने अमाल को साफ सुथरा रखेगा, आवाम से सच बोलेगा, वो किसी रिवेंज की सियासत में नहीं पड़ेगा। जब आप इंतकाम की सियासत में पड़ते हैं, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे से कुर्सी छीनी है, मैंने तुम्हें नहीं बैठने देना, आप अपने मकसद से हट जाते हैं।
आपका फोकस लोगों से हट जाता है, तो मसाइल वहीं के वहीं धरे रहते हैं, बल्कि वो मजीद खौफनाक शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। सर असद भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि फर्ज करें अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान जीत जाते हैं, नून लीग जीत जाए, पीपल्स पार्टी जीत जाए, क्या ये इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? यार इकोनॉमी मेरा नहीं ख्याल ठीक होगी, क्योंकि इकोनॉमी का ताल्लुक इलेक्शन से है। इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक चूरन जो आवाम को दिया जा रहा है। इलेक्शंस कितनी दफा पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इलेक्शंस तो बहुत सारे हैं। इलेक्शंस की वजह से आपकी एक स्टेबिलिटी का आंसर जरूर आता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत आ रही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने वाले बैठे हों। देखिए आपने इलेक्शंस हो गए, एक पार्टी तो हारेगी ना इलेक्शंस में, तो वो भी वही काम करेगी जो आज इमरान खान करी, बल्कि शायद उससे ज्यादा करे, क्योंकि वो अभी ताजा अपना छोड़ के आए हैं इक्तदार। तो इंस्टेबिलिटी तो कायम रहनी है। वो चार्टर की जो हम बात करते हैं, चार्टर इज द ओनली वे आउट, जहां पे तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और वो कहे कि यार हमारी इकोनॉमी पे सियासत और पॉलिसीज ये रहेंगी, लेजिस्लेटर्स बैठे, नेशनल असेंबली पे डिबेट कराई जाए और एक लॉ, एक लेजिस्लेटर्स के थ्रू एक लॉ क्रिएट कर लिया जाए कि यार इस इशू को हमने इस तरह से डील करना है, उसके हट के हम सियासत कर सकते हैं। लेकिन पंजाब अभी इमरान खान के पास था, परवेज लाई के पास, तो उनके पास एक मौका था कि पंजाब के अंदर सर्व करते, तमाम तो एटलीस्ट गवर्नेंस तो बेहतर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो बेहतर करते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए यहाँ पे लोगों की तैनातियां की, लोगों को निकाला, केसेस बनाए। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि जी जो काम हमने पंजाब में किया, लेकिन उन्होंने अपनी असेंबलियां कुर्बान की ना, उन्होंने कहा हमें इलेक्शन कुर्बान कैसे क्यों कुर्बान की? पंजाब अब दोबारा नहीं चाहते तो वो नहीं कर सकते थे, करना पड़ा ना उनको। इसके अलावा चाहते तो कभी भी नहीं थे, तभी तो उनको करते करते कुर्बानी है, कोई कुर्बानी दें, वाकई नजर आए कुर्बानी है मुल्क में किसी ट्रैक। उनका तो यही कहना है ना, हमने अवाम के लिए कुर्बानी दी है ताकि फ्री एंड फेयर, कुछ है कि हमने मुल्क जो है वो ट्रैक पे डाला, वो ये करते रहे, हम ये करते रहे। ऐसा नहीं है सर। ये सॉरी मैं आपकी ना थोड़ी सी बात कर रही हूँ। जो भी गवर्नमेंट अब आएगी सिलेक्ट होकर, उसको ये चीज समझ आ गई होगी कि खाला जी का घर नहीं रह गया अब हुकूमत चलाना। जो भी टीम, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो एक जो अब गवर्नमेंट है, इसको रेजिम चेंज पहले से नहीं पता था कि ये खाला जी का नहीं है सर। उससे पहले इनको इतनी ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा नहीं था। आप देखिए ना इमरान खान साहब ने आने से पहले, आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है। मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम जो भी हुकूमत आएगी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं संभाल सकती। यही डिक्लेयर करें कि मकसद क्या हुकूमत में आने का। मकसद सिर्फ ये कि इक्तदार में बैठा जाए, अपने काम कारोबार को सीधा किया जाए, अपने मुखालफिन को टांगा जाए और 3 से 4 साल अवाम को इसी चूरन के पीछे लगाया जाए कि जो सारा नुकसान है पहले 1-2 साल हमें पिछलों वाला का लग गया, हमें तो 1-2 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। फिर एक नई चीज दे दी जाए, जी हम फलाने के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम फलाने के साथ कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब के जितने भी हैं, देखिए मैनिफेस्टो क्या है हुकूमतों का। नून लीग तो बाहर हमें प्लेटफॉर्म में नहीं नजर आती ना, अभी तक उन्होंने पार्टी टिकटिंग करनी सिलसिला शुरू किया, अभी तक तंजीम साजी नहीं खत्म हो रही, अभी तक वो इसी वहम मुबासे में कि कोई ना कोई डील हो जाए। इमरान खान साहब के लिए इलेक्शंस का रास्ता क्लियर हो गया, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर आने हैं उनके साथ मैं पहले बात करना चाहूंगा। तो अगेन जिसको आप हकीकी आजादी कहते हैं, जिसको आप कहते हैं जी डार वर्सेस डॉलर कहते हैं, आप शहबाज शरीफ कहते हैं, जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के अगर काम आना होता तो प्लेटफॉर्म इनके पास बकायदा थे। अगर आप पंजाब असेंबली आपके पास है, वफाक की असेंबली आपके पास नहीं है, यू हैव मोर देन इनफ लीवरेज टू सर्व पाकिस्तान, लेकिन आपने नहीं किया। इलेक्शंस हो रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात सिर्फ ये है कि जी आइन की पासदारी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिस पर डिबेट की जा सकती है सही है या गलत है, लेकिन उस पर अमल किया जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, मेरा अपना नजरिया है कि उसके बाद मजीद पाकिस्तान अनस्टेबल होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर भी बैठी हैं, जो बाहर भी बैठी हैं, जो पाकिस्तान को आसानी से स्टेबल नहीं होने देंगे। और इलेक्शंस तो बिल्कुल भी एक वे आउट नहीं है। आपने भी बात की थी कि इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान नहीं की, यही IMF की डील थी इमरान खान के दौर में, डॉलर 190 था इसी डील में, वही डील अभी तक चल रही है, लेकिन डॉलर 300 रुपए का भी नहीं मिल रहा। तो इस गवर्नमेंट को किसने ये मशवरा दिया था कि आप हुकूमत लें? देखें सर, इमरान खान साहब जब आए थे तो ये बबांगे दहर टीवी पे कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे। ये पुराने भिखारी थे जो लेते रहे हैं, हम नहीं भिखारी बनेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपको IMF के पास जाके कर्जा लेना पड़ा। ये चीज, ये एक्शन इस बात का सबूत है कि आपको जमीनी हकायक का अंदाजा नहीं था। आप पहली दफा आए तो आपको पता चला कि कहाँ कहाँ कितना कितना गुजारा था ना मैम। इस गवर्नमेंट को तो पता था सारा IMF की डील हो चुकी है। था, लेकिन जैसे भी इन्होंने बात की है कि जो हमारी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो आने वाली इकोनॉमी नहीं संभाल सकती। हम इस नहज पे चीजों को ले आए हैं। इकोनॉमी संभले ना संभले, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसका काम है एक लेवल प्रोवाइड करना। जिस तरह कोई चीज गिर रही हो तो आप उसको एक रस्सी से टांग के खींचने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि एटलीस्ट इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज हैं वो आपको लैग में इफेक्ट दिखाती हैं। आज आप पॉलिसी बनाएंगे और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो वो 6 से 10 साल के अंदर अपना फल आपको दिखाएगी। ठीक है, वो रातों रात इनकलाब नहीं आएगा, रातों रात फर्क नहीं देगी।
पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स ऐसे ही डेवलप हुई है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जिनके आगे हम जाके आज पैसे मांगते हैं, उनकी आप हिस्ट्री देखें। वो लोग जब आए थे तो उन्होंने क्या, उनके हालात थे रेवोल्यूशन के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बुनियादों के ऊपर काम किया। तो जो भी गवर्नमेंट आए वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिडेंट इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम के साथ आए और उसको इम्प्लीमेंट करवाए। फिर 6 से 10 साल बगैर कोई रिवेंज की सियासत किए उसके फल का इंतजार करें, ताकि ये आपका मुल्क किसी पटरी पे चढ़े। आप देखें, आपके पास दुनिया का 9वां बड़ा नहरी निजाम है, आपकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एटॉमिक कॉम है, उसके अलावा आपके पास ह्यूमन पावर है, आपके पास ह्यूमन ब्रेन ड्रेन है। तो आप इन चीजों को यूटिलाइज तो करें। वो यूटिलाइजेशन कोई नौबत तब आएगी जब आप अपना फोकस अवाम के ऊपर शिफ्ट करेंगे। देखिए दुनिया किधर जा रही है, दुनिया रिसर्च करती है आने वाले दौर में क्या होगा, हालात किस तरह जाएंगे, कैसे कैसे चीजें मूव करेंगी। लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है वो अपनी आवाम की नब्ज पे हाथ रखता है, एक नजर से वो दुनिया को देखता है और फिर उस तरह उसी ट्रैक से लेके वो अपनी आवाम को निकलता है कि अब मैंने सीधा चलना है, अब मैंने टर्न लेना है, अब मैंने क्या करना है। ठीक, तो आप जो है, आप वाकई पॉलिटिकल विलिंगनेस और अपनी इंटेंशन शो करें कि जी हम करना चाहते हैं। अभी भी आप हमारी आवाम का हाल देखें सर, कि वो मेरिट के ऊपर अपना लीडर सिलेक्ट नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि मेरी सेहत के ऊपर मेरी इसने कितनी पेन दी है, मेरी सेहत के ऊपर, मेरी एजुकेशन के लिए, मेरे रोजगार के लिए इसने कितना काम किया है। वो आज भी जज्बाती वाबस्तगी के ऊपर लोगों को ले आते हैं, लड़ होते हैं एक दूसरे के लिए। तो आप देखें ना कि मेरी इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कितनी हुई है। ये जो गवर्नमेंट आई थी जिसको मैंने इक़्तिदार ट्रांसफर किया था, इसने मेरे लिए कितना काम किया। ठीक है, तो हम जब अपनी रविश ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे तो दुनिया को क्या मसला है कि वो हमसे डायलॉग ना करे। 60% ऑफ वोट इस वक्त पीटीआई के साथ है, तो आप कह रही हैं कि जज्बाती स्लोगन लेके हम साथ देते हैं। बिल्कुल जज्बाती एफिलिएशन है 60% वोट, ये बिल्कुल जज्बाती एफिलिएशन है। देखिए सर, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ यूथ नहीं है, ये वो एजुकेटेड मिडिल क्लास है जो ये चाहती है कि आप हमें भी पावर कॉरिडोर तक एक्सेस दें, हमें भी पावर में हिस्सा दें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम काबिल लोग हैं, हमें इस निजाम को बदलने की इजाजत दें और हमें इसके अंदर एडजस्ट करें। ठीक है, सो इमरान खान जो थे उनको लेके आने वाली एजुकेटेड मिडिल क्लास है। लोग खानदानी सियासत देख के, चंद चेहरों को देख के तंग आ चुके थे। बात फिर वहीं आ जाती है, आपने एक शख्स का इंतखाब किया, आपने उसका स्लोगन देखा, आपने उसका चार्टर देखा, आपने उसको वोट दिया, आप उससे ले आए। अब आप उसको ले आए हैं तो अब आप उसको 5 साल की उसकी कारकर्दगी के ऊपर जज करें। आप देखें स्ट्रीट क्राइम्स कम हुए हैं, बढ़े हैं, मेरे लिए कितनी पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं, मेरे लिए कितनी फैसिलिटेशन हुई है, मेरे लिए कितनी आसानी हुई है। मेरे लिए जो लीडर होता है वो नेशन के लिए वालिद का रोल प्ले करता है। तो आपकी नजर में इसमें कोई लीडर नहीं है जो हमारी आवाम के? सर कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है। जब अब आपने देखा होगा हालात हाजरा के तनाजुर में, अब जब बिल्कुल एंड पे मामला आए हैं तो सियासी पार्टियां जो, ये इमरान खान साहब ने भी नेगोशिएशन की कॉल दे दी है, हर कोई फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार हो। उससे पहले जब हालात की कमांड आप अपने हाथ में ले सकते हैं, तब हम एक दूसरे को इंतकाम का निशाना बनाते हैं। बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना होगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम छोटी सी एक ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सर, पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, क्या इस सूरत हाल में टेक्नोक्रेट सेटअप बन सकते हैं? बन तो सकता है, लेकिन उसको बनने नहीं दिया जाएगा। टेक्नोक्रेट सेटअप्स तो पहले भी पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए भी कौन नहीं बनने देगा? जो स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान के अंदर। पहले एक बात की गई थी कि 2 महीने के लिए ले आते हैं, फिर कहा गया कि 2 साल के लिए ले आते हैं। जो हमारे अंदर यहाँ गवर्नमेंट के अंदर एक पावर वैक्यूम है, उसको खाली करके यहाँ पे स्टेट होल्डर्स ले आते हैं, टेक्नोक्रेट्स ले हैं लेफ्ट राइट से। पहले भी हमारे पास है टेक्नोक्रेट्स की डेफिनेशन है, लीड आपको रजा बाकर की दे देते हैं, स्टेट बैंक के, जिसको आपने गवर्नर बनाया था पाकिस्तान का इमरान खान साहब के दौर में, पाकिस्तान का तबाह कर दी इकॉनमी, रजा बाकर साहब हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने आगे पाकिस्तान का कोई भट्टा सीधा नहीं किया। ये सिर्फ सियासतदान को साइड करने के लिए थ्रेट दिया जाता है। देखिए पाकिस्तान की अगर आप इकॉनमी सही करना चाहते हैं ना, मेरे से अगर पूछा जाए, अगर मैं कारोबारी बंदा हूं या मैं दिहाड़ीदार बंदा हूं, मेरे से सच बोला जाए
मुझे बताया जाए कि IMF के पास जाना हमारी जरूरत है और हम जाएंगे, हमें जो वहां पे कर्ज मिलेगा, जो पैसे मिलेंगे, उसको हम ऐसे यूटिलाइज करेंगे। मुझे बताया जाए कि भाई आप मुझे वोट दें, हम रियासत को बचाने के लिए सियासत को दांव पे लगाएंगे। हमें बताया जाए कि भाई आपकी हुकूमत को बचाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, ऑपोजिशन का इसके अंदर क्या किरदार होगा, तब जाके मामला सही होंगे। ये जो लूप होल्स है, पाकिस्तान तो इज वेरी रिच ऑफ एवरीथिंग, ना भी रिच होते, इसके 50% भी होते, तभी हमारे इकोनॉमी के इतने बुरे मसाइल ना होते। हमें बार बार गिनाने की नहीं जरूरत कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौज है, पाकिस्तान का सोयाबीन यहाँ पे उगता है, पाकिस्तान इन नेचुरल, ये सारी ठीक है, हर मुल्क में होती है। जिन मुल्कों में नहीं भी होती, लैंडलॉक कंट्रीज इतनी ज्यादा, कार्ड्स की बात कर ले, चलो उनके पास तेल है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हर मुल्क अपना रास्ता निकाल लेता है, लेकिन वो सियासतदान, वो जो हमारे लीडर्स हैं, जिनके पास विजन होता है, उनको सच बोलने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की क्रिएशन की भी बात की जाए, वहां पे सच बोला गया था कि यार हमें जरूरत है कि हम अपना अलग अलग मुल्क बनाए ताकि हम अपने मामलात को खुद से चला सके। सियासत नहीं की गई वहां पे कि जी धड़ेबंदी, हिंदू मुस्लिम फसादी किताबों की बातें हैं, लेकिन सच बोला गया। अगर आप पाकिस्तान के लोगों के साथ सच नहीं बोलेंगे और पाकिस्तान के लोग भी इस चीज को एनालाइज नहीं करेंगे कि सियासतदानों ने हमारी जिंदगी के साथ इतना खेलना था, आज हमारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल में उनको भेजें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको एक अच्छी व्हीकल, एक अच्छी कन्वीनियंस दे सके, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको हफ्ते में अच्छा खाना खिला सके। ये तमाम तर वो चीजें जो आज से पहले 10 साल पहले की जा सकती थी और एक नॉर्मल चीज थी, लेकिन अब ये लग्जरी आइटम्स में आ गई। दिन ब दिन चीजें महंगी होती जा रही है, अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीबतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के वही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो अलाउंसेस हैं वक्ती तौर पर रोक देते हैं, जैसे ही अवाम की नजरें उनके ऊपर से हटती हैं, वापस उनकी एलोकेशंस और उनके अलाउंसेस उनको लगा दिए जाते हैं। सियासतदान अपने मामला सही करते हैं, जैसे ही उनके मामला खराब होते हैं, जैसे ही वो अपोजिशन में जाते हैं, उनको बीमारियां लग जाती हैं, वो बाहर चले जाते हैं, उनके इलाज मुआवजे शुरू हो जाते हैं। ये एक पाकिस्तान की पुरानी स्क्रिप्ट है जो बार बार आप बीमारियों के कुर्सी पे बैठे उन्हें कुछ नहीं होता, कुर्सी जैसे हिलती है फिर उन्हें बीमारी वो कुर्सी लगती है। इनका शहबाज इलाज शरीफ है साहब को basically। 9 महीने हो गए, लेकिन उनको अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई। किनको जी? शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज जैसे ही वो हुकूमत से बाहर आएंगे तो फिर उनको सारा कुछ होगा। ठीक है। इसहाक डार साहब का भी यही मसला है, फजलुर रहमान साहब का भी मसला है, मुफ्ता इस्माइल का भी ये मसला है, आसिफ जरदारी साहब का इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। जी। तो एक वो बहुत बड़े अवामी लीडर हैं, जो दिखाए जा रहे हैं कि अवामी लीडर हैं, होंगे वो शेख पता रशीद नहीं। साहब। नहीं, इमरान खान साहब, अच्छा। उनके वारंट गिरफ्तारी जारी है। तो क्या आपकी नजर में जिनकी इतनी सिक्योरिटी का खतरा हो उन्हें, तो उनकी पेशी वीडियो लिंक पे नहीं होनी चाहिए? देखिए सिक्योरिटी का खतरा लास्ट तो टाइम भी अगर- वो गए अदालत में तो बहुत यानी कि अवामी रश था, उनकी पॉपुलैरिटी थी। तो अब तो नहीं है ना, अब तो उन्होंने शुरू कर दी है, जलसे जुलूस शुरू कर दिए, अब सिक्योरिटी भी खत्म हो गई अभी है। तक कोई किया नहीं है, अभी अनाउंस ही है। बातें देखिए आप, हम ये क्यों चीज नहीं समझते कि ये सियासतदानों की रूटीन की नारीबाजी है कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। हम 10 केसेस लगे हो तो मैं भी कहूँ यार मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, जो इंटरव्यू करना है इधर मेरे घर में आके कर लो, जाके यहाँ पे अपनी वैन ले आओ। तो ये सियासी नारेबाजी है। जाएंगे वहां पे अदालतों में 80% नहीं तो 60% खदशा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। बेल अगर ग्रांट नहीं की जाती, वफाकी हुकूमत एक्टिव हो जाती है, हुकूमती मशीनरी एक्टिव हो जाती है, तो गिरफ्तारी की जा सकती है। इमरान खान साहब यहाँ पे एक एस्केप ढूंढ रहे हैं। देखें केसेस जेन्युइन है या नहीं है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तो 100% कोशिश की जा रही है। अब इमरान खान साहब ने अपने आप को भी बचाना है। सर अगर अपनी सियासत वाकई को- सिक्योरिटी उनके खतरा है, वजारत दाखिला यार ने कोई भी कहा खतरा खतरा नहीं, मैं है, आपको वजारत बता दाखिला रहा ने भी कहा खतरा है, तो वीडियो लिंक के जरिए उनकी पेशी क्यों नहीं हो रही? देखिए वीडियो लिंक के जरिए अगर उनकी पेशी नहीं हो रही, जो कि एग्जेम्पशंस तो होती हैं, हमने शहबाज शरीफ के केस में देखा, हमजा शहबाज के केस में देखा, शाहिद खान अब्बासी साहब के केस में देखा, वीडियो लिंक में हो जाती है। आपकी बात दुरुस्त, नो वन इज अबव द लॉ। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या आपको हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही कि आप आए और हाजिर होने के बाद बेल लें, आप उसको फॉलो करें। मकसद यहाँ पे ये नहीं। अब देखें इमरान खान साहब ने अपने जलसे जुलूसों और कैंपेन का सिलसिला शुरू किया, उनका क्या कहते हैं प्लस्तर भी अब उतर जाना है थोड़े दिनों बाद, मुकम्मल तौर पे वो बिल्कुल एनर्जेटिक भी हो जाएंगे, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी खत्म हो जाएंगे, और स्पेशली जैसे ही इलेक्शंस वो जीतने के करीब उनको पता लगेगा, जो कि अभी भी डाउट्स हैं जीतते हैं या नहीं जीतते, तमाम तर मामला ठीक हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की पुरानी रवायत है ना वो। ठीक है, मरीम मरियम नवाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नैब के चेयरमैन ने आज अपना ओहदा संभाला है, और ओहदा संभालते ही उन्होंने टीम इमरान खान साहब के घर के बाहर भेज दी है। तो आपको नहीं लगता कि नून लीग खुद इस चीज का विक्टिम रही है और वो यही हरकतें दोबारा कर रही है? सर ये बहुत पुराने ट्रेंड्स हैं, जब से पाकिस्तान बना है ये सियासत बहुत पहले से हो रही है, ये रातों रात खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है, जैसे 70 साल बाद फौज को इस बात की समझ आई है कि हमारा सियासत में अमल दखल कोई नहीं, काम नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को साइडलाइन किया है अब आके। लेकिन अभी भी वो विक्टिमाइज होते हैं, क्योंकि आपके 70 साल के गुनाह एक दिन में नहीं धुलते। नहीं, मेरा पॉइंट तो ये है कि ये- नून लीग खुद नैब का विक्टिम रही है, लेकिन वो यही हरकतें बिल्कुल। दोबारा कर रही है। लेकिन देखें, अगर आपके जो मुल्क की सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वो आपको बुलाती है कि आप तशरीफ लाएं, ये आपका ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर आके सफाई दें, तो कोई भी हो, वो आम इंसान हो या वो लीडर हो, वो मकबूल हो ना हो,
उसका काम है कि वो जाके हाजिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया नहीं है, वो जैसे तो इमरान सेशन खान अदालत साहब बुला कह रही रहे है, हैं। छोटी अदालत हाँ बुला रही जी, है। जो भी अदालत बुला रही है सर, बुला रही सुप्रीम है कोर्ट ना। बुलाएगी तो वो कहते इसका हैं चला मतलब है जाऊंगा। आप अपने अमल से शो करें कि अदालत से ऊपर कोई नहीं, आप यही कहते रहे ना, आपका यही स्टैंड था। सुप्रीम कोर्ट के तो जजेस अब भी आपको तो हायर कोर्ट्स के जजेस को क्वालिफाई करते हैं, वो भी जी। चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अगर उनको अदालतें बुला रही हैं, तो जाना तो बनता है। बहस ये नहीं है कि आपको कौन सी अदालत बुलाएगी तो आप जाएंगे, बहस ये है कि आपको बुलाया गया है तो अब आप जाएं। आप जो बात करते रहे हैं, अब आप उसका अमली सबूत दें। आपको अपनी मकबूलियत पे यकीन है, आपको यकीन है कि मैं लोग जो हैं मुझे लेके आएंगे पावर में, मैं इनके लिए काम करता हूं, तो फिर आपको किस बात का खतरा है? दो क्या आप ये कहते रहे कि मुझे स्कैंडलाइज किया गया है, मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, आप क्लियर है ना, तो आप ट्रायल दे दें। जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी है, तो तोशा खाना का केस है, वो जी, कह रहे हैं जी। कि ओपन इसकी हेयरिंग करें, तमाम जितने भी वजीर हैं, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनके भी सारे तोशा खाना सर के देखिए, हम अदालत को डिक्टेशन नहीं दे सकते, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, मेरी मर्जी के मुताबिक निजाम चलता एहतसाब है। सबका नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ एहतसाब सिर्फ सबका होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे खिलाफ अगर अदालत फैसला दे दे तो अदालत बुरी हो गई, ठीक मेरे है। दुश्मन के खिलाफ दे दे तो अदालत जो है वो अच्छी हो गई या बुरी हो गई। सो आप लोगों को और अदालत को अपने लिए इस्तेमाल ना करें ना, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर जो भी चार्ज, पूरी दुनिया में यही होता है, लीडर इसके ऊपर चार्ज लगते हैं, वो कुर्सी छोड़ते हैं, आके अपना ट्रायल देते हैं, अगर तो वो विक्टिम पाए जाते हैं, गिल्टी पाए जाते हैं, तो वो उस चीज को छोड़ देते हैं। अच्छा साहब, मरियम नवाज ने कुछ दिन पहले एक लाइव तकरीर में जजेस की पिक्चर्स दिखा के जजेस पे तनकीद की है, तो अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई तौहीन अदालत की कोई पिटीशन भी दायर नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने आज पिटीशन दायर हुई, मुस्तरद कर दी। क्या ये आप देख रहे हैं कि निजाम एक तरफा है? निजाम देखें, पाकिस्तान के जो इदारे हैं और जिस तरह के हमारे हालात हो चुके हैं, मैं नहीं समझता पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा इस वक्त रहा है जिसको आप कंट्रोवर्शियल या कंट्रोवर्शियल के अंदर, कंट्रोवर्शियल इंप्लीमेंट्स के अंदर आप उसको दाखिल नहीं कर सकते। अदलिया है, फौज है, नैब है, FIA है, पुलिस है, जितने भी आपके इदारे हैं इस वक्त उन पे सवालिया निशान 100% है। हमने इन इदारों के अरूज और ज़वाल की कहानियां सुनी है और ये 47 से चलती आ रही है। देखें, जैसे मैम ने भी बात की थी कि जब माजी आपका इतना दर्दनाक और इतना बुरा और उसके अंदर इतने खून खराबे हो गए हों, तो एक दिन में ये चीजें साफ नहीं होती। और पावर जहां जिन लोगों के पास पावर होती है ना, और आप डिसाइड कर लें, जैसे अगर आज फॉर इंस्टेंस हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा है कि हमने पावर गिव अप करनी है, हमने यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना, तो वो भी एक दिन के कह देने से खत्म नहीं हो जाता। उस पावर को छोड़ते छोड़ते पता नहीं कितने साल लग जाने और उस प्रोसेस को कंप्लीट होते होते कितने साल लग जाने। अदालतें हैं, कंट्रोवर्शियल है, ऑडियो वीडियोज आपके सामने हैं, जजेस के कॉन्डक्ट आपके सामने है, साकिब निसार साहब का किरदार आपके सामने है, जस्टिस बहुत सारे, जस्टिस मुनीर से शुरू हो जाए तो ये किरदार तो पाकिस्तान के अंदर रहा है। और यही वजूहात बनी कि पाकिस्तान हमेशा अनस्टेबल रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक अगर इदारा सही हो जाए, जिसको आप अदलिया कहते हैं, तो पाकिस्तान के 95% इदारे खुद ब खुद सही सर, हो जाए। इमरान खान ने एक सेशन जो जज थी जेबा, उसके खिलाफ थोड़ी सी बात की थी तो हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया था। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे तनकीद की, अभी तक कोई हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। देखें, यही तो फिर सवालिया निशान है ना। और जब आपने टारगेट कर लिया हो एक पार्टी को, ये अदलिया भी तो बंटी हुई है। और मैं तो कॉन्डक्ट का शिकार नहीं होना चाहता, ना मैं चाहता हूँ कि शो में कोई मसला हो, लेकिन बात ये कि आपकी बार एसोसिएशन बटी हुई है, आपके जजेस बटे हुए हैं और पार्टी ओरिएंटेड है। ये कोई, देखें, हम फसाने लिखने बैठ जाते हैं, अदालती फैसले पढ़ें तो ऐसा लगता है स्टोरी बताई जा रही है कि जी कहानी यहाँ से शुरू हुई, फिर वो उनके पास गए। आप अपना फैसला सुनाएं, फैसले में बताएं जी अब ये केस है, तोशा खाना केस है, इतने पैसे थे, इतने में बेचा, गैर कानूनी तरीके से बेचा या कानूनी तरीके से बेचा, और फैसला सुना दिया जाए। अभी आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे, जो इलेक्शंस के ऊपर चला है, पहले अदले ने आके कहा जी आप नजरिया जरूरत के तहत तमाम तर पार्टीज को बैठाएं, तो भाई आप आइन के मुताबिक बताएं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने या नहीं होने। आपको 4 दिन लग गए, आपके बेंच टूटे। मरीम नवाज साहिबा, देखें, पब्लिक प्रेशर, एक नया सेंटिमेंट, और इसकी वजह से जो हमारा एक तो किरदार है ना, हम इदारों की तौहीन तो करते ही करते हैं, फिर हम सीना जोड़ी भी करते हैं। हमें नैब बुलाएगी, एंटी करप्शन बनाएगी, हमें पता लगे आसान तरीका ये है कि भाई 300-400 बंदा इकट्ठा करो, दफ्तर के बाहर इनके पहुंचा दो, देखना जॉन सा अफसर हमें लेने आएगा या हम अंदर जाएंगे तो फसाद होगा। सिमिलरली इमरान खान साहब ने जो ह्यूमन प्रोटेक्शन के तौर पे, ह्यूमन शील्ड के तौर पे अपने वोटर सपोर्टर्स को यूज करें, वो इनको बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन मिली है। अगर आज ये इनके साथ ना होते, जितने भी लोग हैं, छोटे हैं, कम है, बहुत बड़े हैं, जो भी हैं, ना होते तो आज ही हवालात के पीछे होते। मरीम नवाज साहिबा एक बहुत बड़ी लीडर बन चुकी हैं या बना दिया गया, तो उनके बहुत बड़े वोटर सपोर्टर हैं, जिनको पता हो कि भाई हमारे पीछे आने वाला हजारों लाखों बंदे हैं, तो वो इस तरह की बातें बासानी तरीके से कर देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, मरेंगे भी, फसाद भी मचाएंगे, फसाद भी बचाएंगे। मॉडल टाउन बाकी आपके पास है, लेकिन बात में फिर वही कहूंगा, देखें, हम पहले तो हम कहते थे ये एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ये है, हवा का रुख उस तरफ चल रहा है। अब की बात जो एनालिसिस अगर मैं खुद करने आऊँ तो तमाम तर चीजें बिखरी हुई है, सियासतदानों को अपने अपने हाल पे छोड़ा हुआ है।
इदारों को कुछ मेरे ख्याल से नहीं समझ लग रही कि पाकिस्तान की सियासत और रियासत को किस रुख लेके जाना है। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज क्योस का शिकार हैं, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज पे केसेस चल रहे हैं, मुईशत तबाह हाल है, बाहर की दुनिया हमारे तरह हमसे मुंह मोड़ चुकी है, हमारे दोस्त ममालिक हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे जो इंटरनल जो हमारी अपनी पब्लिक है वो अपने लीडर्स को तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट से भी हाथ जोड़ चुकी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, असद नबी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मरीम मुसद्दिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की महंगाई में, पाकिस्तान की मईशत में कब रिवोल्ट आएगा, कब एक प्लम्बर, एक इंजीनियर और डॉक्टर की तरह लाइफ गुजार सकेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी सूरत हाल इस वक्त बहुत डिस्टेबलाइजेशन का शिकार है। पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे ये एक बात का मसला है। हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायमो दायम रखे और पाकिस्तान डिफॉल्टेशन के दहाने से बाहर आ जाए। आज के प्रोग्राम से अपने होस्ट उसामा इजाज को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।